साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 29 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज डिस्कशन को। यदि हम लोग पहले पेज को देखें तो यहाँ पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर एक अध्ययन दिया गया है उसके बारे में, जो कि हिंद महासागर से संबंधित है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखिए, हिंद महासागर में वर्ष 2020 और 2100 के बीच, वर्ष 2020 और वर्ष जो 2100 आएगा के बीच समुद्री सतह के 1.4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की संभावना व्यक्त की गई है, जो चक्रवात में तेजी लाएगा। जब समुद्र तेजी से गर्म होगा, चक्रवात भी तेजी से आएगा, मानसून को प्रभावित करेगा ये और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करेगा। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। यह अध्ययन पुणे स्थित भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल के नेतृत्व में किया गया। पहली चीज याद रखिएगा कि ये आपका भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम कहां पर है, तो महाराष्ट्र के पुणे में है। इस अध्ययन में यह प्रदर्शित किया गया है कि समुद्री हीट वेव, अब प्रश्न उठता है समुद्री हीट वेव क्या है, तो देखिए यहां बताया गया समुद्र के तापमान में असामान्य रूप से अधिक रहने की जो अवधि होती है वही समुद्री हीट वेव है। मतलब गर्म होना समुद्री हीट वेव के प्रतिवर्ष 20 दिन, 1970 से वर्ष 2000 तक जो है ये प्रतिवर्ष कितना होता था, 20 दिन होता था। ये बढ़ करके प्रतिवर्ष 220 से 250 दिन होने का अनुमान है, जिससे उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर 21वीं सदी के अंत तक स्थायी हीटवेव स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। मतलब पूरे साल जो है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा रहेगा। समुद्री हीट वेव के कारण क्या होगा, इसके कारण मतलब क्या नुकसान होंगे, तो समुद्री हीट वेव के कारण मूंगों का रंग खत्म हो जाता है, समुद्री घास नष्ट हो जाती है और जलीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह चक्रवात के कम अवधि में जोर पकड़ने की भी एक प्रमुख वजह है। मतलब बहुत तेज चक्रवात जो है विकराल रूप धारण करता है। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के पूर्वानुमान, इस अध्ययन का जो शीर्षक था क्या था, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के पूर्वानुमान शीर्षक वाले अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर के जल का तेजी से गर्म होना केवल इसकी सतह तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर में उष्मा की मात्रा सतह से 2000 मीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 जेटा जूल प्रति, जेटा जूल क्या है, ये यूनिट है, ध्यान रखिएगा, जेटा जूल प्रति दशक की दर से बढ़ रही है और इसमें भविष्य में 16 से 22 जेटा जूल प्रति दशक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। कोल ने कहा, ये जो वैज्ञानिक हैं रॉक्सी मैथ्यू कोल ने कहा कि उष्मा की मात्रा में भविष्य में होने वाली वृद्धि एक परमाणु बम, जो हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट कराया गया था, तो एक परमाणु बम विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के समान होगी। अधिकतम वार्मिंग, ये जो गर्मी है या जो गर्म हो रहा है वार्मिंग, अरब सागर सहित उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में होगी। जो अधिकतम वार्मिंग होगी ये अरब सागर सहित उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में होगी, जबकि सुमात्रा और जावा के तटों पर कम वार्मिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखें तो यहां पर यदि हम लोग पेज नंबर 4 पे आएंगे तो चूंकि ये दिल्ली का संस्करण है, लखनऊ के संस्करण में उत्तर प्रदेश संबंधित एक न्यूज दी गई है जो कि कतरनिया घाट के संबंध में है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उसकी हेडिंग है आग से वन के जीव जंतु बेहाल। ध्यान रखिएगा, जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। बहराइच का कतरनिया घाट जंगल मौजूदा समय में भीषण गर्मी में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। एक तरफ आग लगने से जंगल में लगे पेड़ जलकर राख हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंगली जीवों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व वन क्षेत्र में आग लग गई थी। वन विभाग के पास कोई संसाधन न होने से आग धीरे धीरे सुलगते हुए जंगल में बढ़ते जा रहा है। बृहस्पतिवार को निशानगाढ़ा मुर्तिया के बीच जंगल के अंदर से होकर गुजरी रेल पटरी के किनारे अज्ञात कारणों से यह आग लगी। कतरनिया घाट के जंगल में विभिन्न प्रजाति के सांप, अजगर आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा काफी संख्या में तेंदुआ, बाघ, हिरन, पाढ़ा समेत अन्य वन जीवों का निवास है। कई दुर्लभ जड़ी बूटी भी जंगल में लगे हुए हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी के बीच तेज चल रही हवा के झोंकों के साथ आग भी धीरे धीरे फैलती जा रही है। कतरनिया घाट में आग जैसी प्राकृतिक आपदा की घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग के पास न कोई संसाधन है और न ही कोई ठोस कार्य योजना। हर रेंज में एक वाटर टैंकर, एक ब्लोअर व अग्निशमन सिलेंडर ही उपलब्ध है, जो इतनी बड़ी रेंज के लिए नाकाफी साबित हो रही है। देखिए इसकी यदि हम लोग क्षेत्रफल देखें कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह 551
551 वर्ग किलोमीटर में फैले कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में 7 वन रेंज हैं। एक वन रेंज में 3 से 4 दर्जन वन्य कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए। इन वन रेंजों में मैन पावर की भारी कमी है। मौजूदा समय वन रेंज में 1 दर्जन से कम वन्य कर्मियों की तैनाती है। तो आप देखिए, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप यहां से कई सारे पॉइंट जो है, जब इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा या इससे होगा वहां पर क्या कमियां होती हैं, जैसे कि आपके पास मैन पावर की कमी है, ठीक है, जो आग के जंगल लगते हैं इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें मैन पावर को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, लोगों में आपका क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैलानी चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट को आप यहां से ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि याद रखिएगा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, वो आपका बहराइच में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 551 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़े हम लोग, यदि पेज नंबर 5 पे देखते हैं, पेज नंबर 5 पे यहां पर नीचे एक न्यूज है आपके पास, एक सेकेंड देखिए, वो जो है आपका लखनऊ संस्करण में है, वो दिया क्या गया है, पाकिस्तान के संबंध में है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है, नाम क्या है, हिंगलाज माता मंदिर, ये हिंदुओं का मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कहां पर है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर तीर्थ यात्रा जो है वो रविवार को संपन्न हो गई, मतलब 28 अप्रैल को संपन्न हो गई। आयोजकों ने कहा कि शुक्रवार को शुरू हुई तीर्थ यात्रा में 1 लाख से अधिक हिंदुओं ने हिस्सा लिया। इस तीर्थ यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालु सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर एक पर्वत के शिखर तक पहुंचते हैं जहां हिंगलाज माता मंदिर स्थित है। वहां पहुंचकर वे प्राचीन मंदिर के दर्शन करते हैं और 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। हिंगलाज माता मंदिर उन कुछ एक हिंदू धार्मिक स्थलों में से है जहां हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं। हिंदुओं का मानना है कि हिंगलाज माता मंदिर वह स्थान है जहां धरती पर माता सती के अवशेष गिरे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंगलाज माता मंदिर कहां पर है, तो पाकिस्तान में है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग इसके संपादकीय वाले पेज पे आए, तो संपादकीय वाले पेज पे एक जो महत्वपूर्ण कोट है सेट हेल्म स्टेटर का, महत्वपूर्ण है, आप इसका इस्तेमाल कई जगह पे कर सकते हैं। यह क्या है, यह है कि आप कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, चाहे वह आपकी सोच हो, आपका जीवन हो या आपके सपने हो, सब सच हो सकते हैं। आप इस अनंत ब्रह्मांड की तरह ही अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर जो लेख दिया गया है वो है पिघलते हिमनद पर तैरते खतरे, अर्थात जलवायु परिवर्तन संबंधित है। इसमें बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के अनेक दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। इनमें से एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में पृथ्वी पर बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ का पिघलना भी है। अत्यधिक गर्मी या सर्दी पड़ना भी इसी के कारक माने जा रहे हैं। यह लेख लिखा है प्रमोद भार्गव जी ने और महत्वपूर्ण लेख है। यदि हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, यहाँ पर एक पर्यटन संबंधित है, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की सरकारें और वहां के स्थानीय निवासी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में पर्यटक भ्रमण करने आए ताकि स्थानीय लोगों की रोजी रोजगार मिल सके और आतिथ्य उद्योग बढ़े। मगर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों की भीड़ से ऊब चुके हैं, ठीक है। वे चाहते हैं कि उनके यहाँ पर्यटकों की संख्या को सीमित किया जाए। ऐसे ही द्वीप समूह का नाम है कैनरी आइलैंड, जो स्पेन के नियंत्रण में आता है। तो ध्यान रखें, कैनरी आइलैंड किसके नियंत्रण में, कहाँ, किस देश का है, तो स्पेन का है। तो कैनरी आइलैंड के बारे में बात करें, हाल ही में इस क्षेत्र के 50,000 से अधिक स्थानीय निवासियों ने बढ़ रहे पर्यटन के विरोध में धरना प्रदर्शन में भाग लिया। दरअसल 22 लाख आबादी वाले इस द्वीप समूह में 2023 में पहले के मुकाबले 4 गुना लोग भ्रमण करने के लिए आए। इसके चलते क्षेत्र की आबो हवा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े होटलों का निर्माण होने से वहां के मूल निवासियों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत में लक्षद्वीप को भी इस नजर से देखा जा सकता है। द्वीपों की नाजुक पारिस्थितिकी और सीमित संपत्तियों की रक्षा करना एक दायित्व है। तो इस पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बढ़ता हुआ पर्यावरण, जो पर्यटन है, उसके दुष्परिणाम क्या है। तो उसके दुष्परिणाम यही कि जिन स्थानों पर पर्यटन बढ़ेगा वहां की जो भौगोलिक अवस्थिति है या कह सकते हैं जो प्रकृति है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको वो दुष्प्रभावित होने का उसके खतरा काफी ज्यादा रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पे आते हैं। पेज नंबर 8 पे यहां पर देखें, एक सेकेंड, यहां पर देखें, देखिए, महत्वपूर्ण खनिजों पर सरकार का 2 दिवसीय सम्मेलन जो है वो प्रारंभ हुआ। कब से, 28 अप्रैल से। सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सोमवार से अर्थात आपका 29 अप्रैल से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी। खान मंत्रालय, माइन जो मिनिस्ट्री है, वो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को नई दिल्ली में शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन, शक्ति ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद
CEW और भारतीय सतत विकास संस्थान IISD के सहयोग से महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन शोधन और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन उद्योग के दिग्गजों, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नीति विशेषज्ञों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध लोगों को एक साथ लाएगा। अगला यहां पर है, देखिए ई प्लेन के विकास के संबंध में, देखिए अगले साल अर्थात मार्च 2025 तक चेन्नई स्थित स्टार्टअप ई प्लेन उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्रमाणित प्रतिरूप प्रोटोटाइप विकसित करने की तैयारी कर रहा है। शहरी भीड़भाड़ को कम करने की दिशा में की गई इस पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। निजी वाहनों से 1 घंटे का समय लगने के बजाय ई टैक्सी से बराबर दूरी महज 14 मिनट में तय की जा सकेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के सहयोग से ई प्लेन का लक्ष्य, ई प्लेन स्टार्टअप का नाम है, ई प्लेन ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप का नाम है ई प्लेन। ई प्लेन का लक्ष्य आने वाले महीनों में अपने ड्रोन का व्यवसायीकरण करना है। ई प्लेन के संस्थापक और CEO सत्य चक्रवर्ती ने कहा कि स्टार्टअप एक EVTOL EVTOL इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान विकसित कर रहा है। शुरुआत में यह 3 या 4 सीटों वाला विमान होगा जिसे एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है। चक्रवर्ती के मुताबिक अगले साल मार्च तक हम पहला प्रमाणित प्रोटोटाइप विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से प्रमाणन प्राप्त करने में कुछ और वक्त लगेगा। स्टार्टअप की वेबसाइट के मुताबिक ई प्लेन से उस स्थान तक पहुंचने में मात्र 14 मिनट लगेंगे, जबकि निजी वाहनों को इतनी दूरी तय करने में 60 मिनट लगते हैं। कंपनी का मकसद EVTOL के जरिए शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करना। EVTOL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है। अब यहां पर बात करते हैं जो प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, वो अभी हाल ही में हफ्ते भर की जो है कह सकते हैं यात्रा पर थे फ्रांस के, तो उन्हीं के संबंध में है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल या CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं के निर्माण के उद्देश्य से दसाल्ट एविएशन, सफरान और नेवल ग्रुप सहित कई फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। जनरल चौहान ने लगभग 1 सप्ताह लंबी फ्रांस यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उनकी यात्रा शनिवार को संपन्न हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि CDS जनरल अनिल चौहान की व्यापक फ्रांस यात्रा भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करती है। समझा जाता है कि उनकी बातचीत में फ्रांस से 26 रफाल समुद्री संस्करण वाला 26 रफाल विमानों और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने की भारत की योजना पर चर्चा हुई। स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए पिछले साल जुलाई में 2023 में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 रफाल समुद्री संस्करण विमान की खरीद को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी दे दी थी। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक लिमिटेड MDL द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। दोनों रणनीतिक साझेदार तीसरे देशों के लाभ सहित उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह विकास और सह उत्पादन पर विचार कर रहे हैं। जनरल चौहान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं और सैन्य नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत की है। ठीक है, यहाँ अगला आर्टिकल यदि हम लोग देखें थोड़ा सा, एक यहाँ पे फोटो देखिए, यह है कि बेंगलुरु में, ये फोटो बेंगलुरु में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वेशभूषा में प्रतिभागियों ने मज्जा दौड़ में भाग लिया। तो मज्जा दौड़ कहाँ की है? तो ये कर्नाटक में आयोजित की जाने वाली एक धार्मिक टाइप का दौड़ है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की सदस्य आशमा गोयल जी के बारे में, जिन्होंने जो है बेरोजगारी पर एक वक्तव्य दिया है। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि युवा आयु वर्ग में बेरोजगारी सबसे अधिक है, लेकिन यह अस्थायी है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय युवा कौशल हासिल करने और उद्यम शुरू करने में अधिक समय लगाते हैं। देखिए, ये इस चीज का जवाब ये इसलिए दे रही थी क्योंकि कुछ समय पहले जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% थी। उसी पे इन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने एजेंसी से कहा कि अधिक योग्य लोगों में युवा बेरोजगारी अधिक है, लेकिन वे अधिक वेतन भी कमाते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए युवा कौशल हासिल करने और नौकरी की तलाश में अधिक समय बिता रहे हैं। गोयल जो है जवाब दे रही थी जो ILO की रिपोर्ट आई थी उस पे।
उन्होंने कहा कि युवा आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी सबसे अधिक है, लेकिन यह अस्थायी है। इंतजार के दौरान वे अनौपचारिक काम करते हैं या उद्यमिता में जोखिम उठाते हैं, जहां बहुत अच्छा करते हैं। गोयल ने बताया कि आईएलओ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि हाल की अवधि में युवा बेरोजगारी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, बीमा, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाया जा सकता है, न कि स्थायी सरकारी नौकरियां देकर जो सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही ठहराव भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर एक सेकंड, यहां पर इसरो प्रमुख जो है सोमनाथ जी, उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बना देंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसरो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वालों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी कंपनियां निश्चित रूप से क्षेत्र में अनुसंधान को गति देने में मदद करेंगी। एक निजी कंपनी स्पेस एक्स के कथित तौर पर अधिकांश देशों की तुलना में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अधिक योगदान देने पर टिप्पणी करते हुए सोमनाथ ने कहा कि निजी कंपनियों को रॉकेट इंजन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने और स्पेस एक्स के मामले में इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट की संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की अमेरिका की परंपरा को भारत द्वारा दोहराया जा सकता है। स्पेस एक्स एलन मस्क का है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, लागत कम करने और अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में निजी कंपनियों के लिए भी इस प्रकार की क्षमताएं विकसित करना संभव है। सोमनाथ ने हालांकि कहा कि यह तभी संभव जब सरकार निजी इकाई का समर्थन करे। सोमनाथ ने कहा कि उदाहरण के लिए नासा के स्वामित्व वाली कुछ तकनीक को स्पेस एक्स में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि वे तेजी से विकास कर सके। यही कारण है स्पेस एक्स ने इतनी प्रगति की। इस वर्ष उसने लगभग 45 प्रक्षेपण किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पहले से ही 2 कंपनियां काम कर रही हैं, स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। कौन सी 2 कंपनियां हैं? स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी भारत को इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर उत्साहित हैं। ये कंपनियां पहले ही प्रक्षेपण वाहनों का परीक्षण कर चुकी हैं। यह एक दिलचस्प विकास है। चंद्रयान 4 पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सोमनाथ ने भारत के अगले चंद्रमा मिशन पर एक जानकारी भी साझा की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, जो जितेंद्र सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि भारत में नौ उद्यम 10 साल में 300 गुना बढ़ा। हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, इन्होंने कहा कि 2014 में देश में लगभग 350 नौ उद्यम थे, वर्तमान में 300 गुना इसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भारत में। तो ये लाइन आप या लिख सकते हैं कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र वाला देश है और यह सबसे तेजी से बढ़ते हुए यूनिकॉर्न का घर है। तो इतनी ही लाइन आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। ठीक, देखिए लखनऊ संस्करण में एक न्यूज और दी गई है जो कि दिल्ली वाले संस्करण में नहीं है। वो है कि भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर के जो है वो 30% हो गई है। जो पहले 21% थी, अब बढ़कर के 30% हो गई। देखिए, भारत के औद्योगिक सामान आयात में, गुड्स जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आयात में चीन की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों में 21% से बढ़कर के 30% हो गई है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दूरसंचार मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चीन के औद्योगिक सामानों पर भारत की बढ़ती निर्भरता के साथ यह आंकड़ा बढ़ा है। जीटीआरआई मतलब थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय है और इस निर्भरता के रणनीतिक निहितार्थ गहरे हैं जो न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों को भी प्रभावित करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक चीन को भारत का निर्यात सालाना लगभग 16 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर पर स्थिर है। मतलब हम जो चाइना को जो सामान बेचते हैं वो कितने का बेचते हैं? 16 अरब अमेरिकी डॉलर। ये 2019 से 2024 तक स्थिर है। इतना ही इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरी ओर चीन से जो आयात है, जो हम खरीद रहे हैं, वो 2018-19 में वो 70.3 अरब डॉलर था। अब 2023-24 में बढ़कर के 101 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। मतलब हम बेच केवल रहे 16 अरब डॉलर का सामान और उसे खरीद रहे 101 अरब डॉलर का सामान। मतलब कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है। जीटीआरआई अर्थात थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार और उद्योगों को अपनी आयात रणनीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए और अधिक विविध तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसा करना न केवल आर्थिक जोखिमों को कम करने के लिए बल्कि घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और एक देश पर निर्भरता को कम करने के लिए भी जरूरी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।